जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 11, इसके पहले 10 पार्ट कंप्लीट कराए जा चुके हैं। हम साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, जो आपके सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो आज हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के बारे में, और इसके अचीवमेंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे पहले के 10 पार्ट नहीं देखे, जाके देखिए। टॉपिक को इस तरह से कवर किया गया है कि एग्जाम में पूछने वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं है। और 30-30 मिनट के ऑलमोस्ट वीडियो बनाए गए हैं, आधे आधे घंटे से करके वीडियो लगा रखे गए, जिससे आप लोग आराम से उसको देख सकें, आपका टाइम भी यूटिलाइज हो और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश जरूर कीजिए। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 11। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपके और साथी लोग हैं जिनको इन वीडियो की जरूरत है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास फंड नहीं है कोचिंग करने के लिए, तो उनके लिए ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मेरा मेन मोटो जो है वो यही है कि आप जितने ज्यादा लोगों की आप मुझसे हेल्प हो पाए, मैं उसे करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपको कुछ अगर डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, तो भी कमेंट सेक्शन में लिखें, वीडियो उस पर बनाया जाएगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं CSIR के बारे में। तो अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो देखिए, जिसका जो है, ये आपका इंडिया का लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इंडिया का लार्जेस्ट, किसी भी इंडस्ट्रियल फील्ड के लिए इंडिया का लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये पैन इंडिया प्रेजेंस, पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में खोलने के लिए इसको कोशिश की जा रही है। और करीब इसमें 38 नेशनल लेबोरेटरीज, 39 आउटरीच सेंटर, 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स एंड 5 यूनिट अभी तक खोली गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिया का लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, CSIR है। ठीक है। और ये स्टेब्लिश हुआ था सितंबर 1942 में। लोकेशन है इसका न्यू दिल्ली। सोचिए, मतलब ये आपका आजादी के पहले का है CSIR, 1942 में। ठीक है। CSIR इज फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज, उनको मैंने रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, जिससे आप लोगों को डायरेक्ट देखते समझ में आए क्या इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जितने चीजें आपको सिर्फ एक रीडिंग मानी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। और थ्रू द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के थ्रू थ्रू 1860 के थ्रू इसको रजिस्टर किया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, इसको जरूर ध्यान रखिए। CSI कवर्स ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ स्ट्रीम फ्रॉम रेडियो एंड स्पेस फिजिक्स से ओशियोनोग्राफी में, आपका जियोफिजिक्स में, केमिकल्स के केस में, ड्रग्स और मेडिसिन, जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी टू माइनिंग, एरोनॉटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सोचिए कितना इसका वाइड डोमेन है। देखिए, आपका हर फील्ड में, रेडियो स्पेस फिजिक्स में भी ये मिल के काम करता है, ओशियोनोग्राफी में भी काम करता है, जियो फिजिक्स में आपका केमिकल्स, दवाइयाँ बनाना है, जीनोम सीक्वेंसिंग जो होती है उसमें, बायोटेक्नोलॉजी आपका जो दवाइयाँ बनती है, आपका ये आपके जो वैक्सीन बनती है उसमें भी, इवन आपका नैनो टेक्नोलॉजी तो से माइनिंग जो आपकी होती है उसमें, एरोनॉटिक जहाज बनाने में भी, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब में ये उपयोग आता है। इसलिए इंडिया का ये लार्जेस्ट साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बात कर ले। तो इनके जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो। अभी आपने देखा कि आपके इसरो के भी जो हेड होते हैं, वो आपके कौन होते हैं, PM होते हैं। ठीक है। तो ये आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं, इसके प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट इसके होते हैं यूनियन, जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर होते हैं, वो कोई भी एक्स ऑफिसर का मतलब होता है वो, मतलब अगर वो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो ऑटोमेटिकली ही इसके वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, मतलब उनको बनाने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही इसका पदभार संभालेंगे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो ऑटोमेटिकली इसके वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इसका प्रेसिडेंट होते हैं। गवर्निंग बॉडी की बात करें तो डायरेक्टर जनरल जो होता है, इसका हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। और अदर एक्स ऑफिशियो मेंबर में इसके फाइनेंस सेक्रेटरी, जो आपको इसको फंड प्रोवाइड करेंगे। अदर मेंबर्स जो होते हैं उनका जो आपका
टर्म्स होता है, मतलब 3 साल तक वो इस पोस्ट पे बने रहते हैं, इसके बाद चेंज कर दिए जाते हैं। सीएसआई आई की एक एडवाइजरी बॉडी होती है जो इसको एडवाइस देती है। इसमें 15 मेंबर बॉडी होती है जो आपके प्रोमिनेंट मेंबर होते हैं रिस्पेक्टिव फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितने भी आपके फील्ड होते हैं, ओशिनोग्राफी, जियो से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से, जो 15 मेंबर्स की एक बॉडी बनाई जाती है। और ये क्या करती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इनपुट प्रोवाइड करती है। गवर्निंग बॉडी, जो गवर्निंग बॉडी है इनको इनपुट प्रोवाइड करती है, आप ऐसे कीजिए और ऐसे आप ये चीज कर सकते हैं, इस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है, ये सब प्रोवाइड करते हैं। और इनका भी टर्म जो होता है 3 साल होता है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, तो एक गवर्निंग बॉडी होती है और एक एडवाइजरी बॉडी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इनके क्या, किस लिए बनाया गया था, क्या। तो प्रमोशन, गाइडेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मतलब जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है, मतलब सारी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से लेकर बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आपका एरोनॉटिकल इंडस्ट्री, सभी के बीच में समन्वय बनाने के लिए, उनके जो रिसर्च है उनको प्रमोट करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए, सब में समन्वय बनाने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट असिस्टेंट टू स्पेशल इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द साइंटिफिक। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है तो वहां पे इंस्टीट्यूट बनाएगी। उसके बाद स्टेब्लिशमेंट अवार्ड ऑफ द रिसर्च स्टूडेंटशिप एंड फेलोशिप। लोग जो छात्र हैं उनको प्रमोट करने के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये अवार्ड भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च कंडक्ट अंडर द ऑस्पाइस ऑफ द काउंसिल टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन द कंट्री। तो जो आपके उसके रिजल्ट आ रहे हैं उसको कैसे, किस तरह से यूज करना है रिसर्च में, उसको जितने भी रिसर्च मतलब किए जाते हैं आपके पीएचडी में किए जाते हैं, उसको किस तरह से रिसर्च में यूज करना है, उसका यूज करना है। उसका इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ लेबोरेटरीज, वर्कशॉप, इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका जो भी फाइनेंशियल खर्चा होगा वो आपका इसके थ्रू ही आता है। उसके बाद कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्ड नॉट ओनली टू रिसर्च बट टू इंडस्ट्रियल मैटर जनरली। उसके बाद कोई भी क्या क्या जरूरत है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंडस्ट्री को, उसको कलेक्ट करती है और इन्फॉर्मेशन को पास करती है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ द साइंटिफिक, और उसके बाद आपका साइंटिफिक पेपर और जर्नल्स पब्लिश भी करती है जो इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े रहते हैं। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव है। ये आपका मेंस का अगर क्वेश्चन आए तो उसमें आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें ग्लोबल रिकॉग्निशन की। ग्लोबल मतलब वर्ल्ड में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वर्ल्ड में भी क्या इसकी रैंकिंग है। जी, आपका एक शिकागो इंस्टीट्यूट रैंकिंग देता है, उसमें सीएसआई को रिकॉग्नाइज किया गया इंटरनेशनल लीडर, नॉलेज क्रिएशन में इंटरनेशनल लीडर में इसको किया गया है। इसमें इसकी 17 रैंक वर्ल्ड में दी गई है। ठीक है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में से 17 रैंक दी गई है जो आपका इन्वॉल्व है किसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो शिकागो इंस्टीट्यूट ये देता है, 2019 रिपोर्ट है, ये 17 दिया गया था। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, मतलब आईपीआर जिसको कहते हैं, ठीक है, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। आपको जो पेटेंट होता है कि अगर आपने किसी चीज को खोजा है तो उसके लिए आपको पेटेंट दिया जाता है कि दूसरा उस चीज को क्लेम ना कर पाए कि उसने खोला है। तो अमाउंट इज पेयर इज पब्लिक फंडेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, सीएसआई इज लीडर इन टर्म्स ऑफ फिलिंग एंड सिक्योरिंग पेटेंट वर्ल्ड वाइड। मतलब सबसे ज्यादा पेटेंट के लिए अप्लाई करती है और इसको सबसे ज्यादा पेटेंट मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में सीएसआईआर को। ठीक है, इसके बाद सीएसआई ग्रांटेड 90% ऑफ यूएस पेटेंट ग्रांटेड टू एनी पब्लिक फंडेड इंडियन आरडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यूएस के जितने भी पेटेंट हैं, जो 90% यूएस के पेटेंट है वो सीएसआईआर के द्वारा ग्रांट किए जाते हैं, जो इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं। और मतलब सीएसआई ने अभी तक 200 इंडियन पेटेंट और 250 फॉरेन पेटेंट पर ईयर ये कम से कम फाइल करती है। और इसका सक्सेस रेट 13.86। मतलब अगर 200 ये पेटेंट फाइल करती है तो करीब इसको 26 पेटेंट इसको मिल जाते हैं, राइट्स मिल जाते हैं, जिसमें कोई दूसरा क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसका वर्ल्ड में भी रैंकिंग आती है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके बाद बात करेंगे कि सीएसआईआर के की अचीवमेंट्स क्या है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे सेक्टर हैं। स्ट्रेटेजिक सेक्टर की बात करें तो इसमें दृष्टि ट्रांसमिशन मीटर है। इसका क्या काम होता है, इंडिजिनस इनोवेशन कॉस्ट इफेक्टिव विजिबिलिटी मेजरमेंट सिस्टम दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पायलट ऑन विजिबिलिटी फॉर सेफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन सुटेबल फॉर ऑल एयरपोर्ट कैटेगरी। देखिए इसको आप समझाने की बात करूंगा कि क्या होता है दृष्टि ट्रांसमिशोमीटर। क्या होता है कि आपका जो हवाई जहाज होता है, ठीक है, उसकी जो कॉकपिट होती है, ठीक है, हवाई जहाज जो होता है उसकी जो कॉकपिट होती है, ठीक है, उस कॉकपिट से कभी क्या होता है नाइट के टाइम पे आपको कैसा लगता है, क्यों लैंड करते हो, कैसे लैंड करते होंगे, तो क्या करते हैं इसमें सिग्नल लगा दिया जाता है। रनवे में जो एयरपोर्ट होता है उनमें सिग्नल लगा दिए जाते हैं जो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। और जहाज में एयरक्राफ्ट जो होता है, हवाई जहाज होता है, उसमें रिसीवर लगा दिए जाते हैं। तो ये सिग्नल यहाँ से
आपका ट्रांसमिट होता रहता है हर टाइम, और यहाँ पे रिसीव होता रहता है जहाज पे। ठीक है, और वो जहाज में एक इंडिकेटर होता है, उसमें बताता रहता है कि ये है रनवे आपका, एयरक्राफ्ट आपका इधर मूव करना है, इधर मूव करना है, कि कितना मूव करना है। इंडिकेशन आता है कि जहाज को सेंटर पे लैंड करा जा सकते हैं। मतलब अगर पायलट को धुंध की वजह से या तो रात की वजह से दिख भी नहीं रहा है, तो भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से, दृष्टि ट्रांसमिशोमीटर की वजह से एयरक्राफ्ट जो है लैंड कर सकता है। तो ये इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, और अभी ये आपका जो है प्रैक्टिकल फेस में है, इसको प्रैक्टिकल यूज किया जा रहा है कुछ एयरक्राफ्ट में। तो एयरपोर्ट की कैटेगरी जो होती है, इसमें ए 1 2 3 3 A 4 कैटेगरी होती है। ये कैटेगरी होती है कि इसमें कौन सा एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है, और कौन किस कंडीशन में, दिन की कंडीशन में, रात की कंडीशन में। तो एयरपोर्ट की कैटेगरी होती है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद बात करें हेड अप डिस्प्ले। सीएसआई नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के साथ मिलकर इसने बनाया हेड अप डिस्प्ले, जो इंडियन लाइट एयरक्राफ्ट तेजस में यूज होता है। तो हेड अप डिस्प्ले से आपको समझा देता हूँ, हेड अप डिस्प्ले क्या होता है। आपने जैसे कि आपने हॉलीवुड की आप मूवी देखते हैं, अगर हॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो उनके हाथ में एक वॉच होती है, जैसे ही उस वॉच पे एक बटन प्रेस करते हैं, उनके सामने एक वर्चुअल स्क्रीन बन के आ जाती है। वर्चुअल स्क्रीन बन के आ जाती है, जिसमें वो लोग टच करते रहते हैं और कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, जो भी चीज बटन प्रेस कर रहे हैं, मतलब आपको जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसमें आप कोई टच स्क्रीन वाला फोन होता है, जैसे टच करते हैं, वो वर्चुअल आ जाती है, हवा में क्रिएट हो जाती है। तो उसी तरह हेड अप डिस्प्ले हो जो होता है, पायलट के सामने लगा दिया जाता है, और पायलट के सामने जो भी चीज आती है, माउंटेन आता है या कोई भी चीज आती है या कोई भी आपका टारगेट आता है, तो वो उसमें उसको एक्चुअल दिखाने लगता है, जैसे आपकी टीवी की स्क्रीन पे दिखाया जाता है। मतलब उस चीज को जो सामने चीज आ रही है, वो पायलट को बहुत नजदीक से, बहुत क्लियर वे में आपका डिस्प्ले में दिखाई, इसको हेड अप डिस्प्ले, क्योंकि ये पायलट के सिर के सामने होता है, हेड के सामने होता है, इसलिए हेड अप डिस्प्ले बोलते हैं। ठीक है, जो पायलट फ्लाइंग करते हैं एयरक्राफ्ट में, क्रिटिकल फ्लाइट मैन्यूवरिंग करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है हेड अप डिस्प्ले। तो इसको भी डेवलप करता है ये। उसके बाद इंडिजिनसली जायरोट्रॉन, ये क्या है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री जायरोट्रॉन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के लिए। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के लिए इंडिया से जायरोट्रॉन को भी करता है। जायरोट्रॉन क्या होता है, जायरोट्रॉन इज वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब सिंपल आप समझे, जो आपने ट्रांजिस्टर सुना हो, डायोड सुना हो, तो उसी तरह वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो हाई पावर या हाई फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन जनरेट करता है आपका, जो आपके रिएक्टर में फ्यूजन में मदद करते हैं, फ्यूजन में मदद करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें एनर्जी और एनवायरनमेंट की फील्ड में इसका क्या योगदान रहा है। सोलर ट्री, इट इज डिजाइन बाय सीएसआई द सेंटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लैब इन दुर्गापुर। इट ऑक्यूपाइज मिनिमम स्पेस टू प्रोड्यूस क्लीन पावर। मतलब एक टी टाइप का बना दिया जाता है, पोल बना दिया जाता है, बहुत सारी इसमें सोलर प्लेट्स लगा दी जाती हैं। ठीक है, सोलर प्लेट्स लगा दी जाती हैं, और इन सोलर प्लेट्स को पैरेलल में कनेक्ट करके पावर सप्लाई में यूज कर लिया जाता है। तो देखिए, आपको सोलर ट्री है, मतलब एक ट्री जैसा, पेड़ जैसा ही है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्लेट लगा दी है, थोड़ा सा स्पेस लेगा, बहुत मैक्सिमम यहाँ पे ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये दुर्गापुर में बनाया गया है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है किस एग्जाम में पूछा गया है, बट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोलर ट्री कहाँ इंस्टॉल किया गया था, दुर्गापुर में। ठीक है, उसके बाद बात है लिथियम आयन बैटरी, आपके फोन में भी यूज होती है, बहुत जगह यूज होती है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कराईकुडी तमिलनाडु में फर्स्ट इंडिजीनियस लिथियम ऑयल फैब्रिकेशन फैसिलिटी की गई है, जो आपका रेलवे और अदर यूज में आएगी। मतलब आजकल देखिए, आपकी गाड़ी जो है वो ईवी एनेबल्ड होने वाली है। मतलब आपकी धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी है, उसको डिसकंटिन्यू करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना दी जाएंगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लिथियम आयन बैटरी बहुत जरूरी है, जो फॉरेन से लाती थी, इस वजह से महंगी पड़ती थी। तो अभी आपका तमिलनाडु में इसको सेटअप कर दिया गया है सीएसआईआर के थ्रू। एग्रीकल्चर की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में आपने लास्ट टाइम एमपीपीएससी का पेपर दिया था, अगर याद नहीं दिया था, आपने अगर कुछ क्वेश्चन देखे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक मैंगो का नाम पूछा गया था। ठीक है, जो जीनोम सीक्वेंसिंग से बनता है, उस मैंगो का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो वो भी इसी का पार्ट है, सीएसआईआर का ही पार्ट है, लेकिन उसको हम एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, मेडिसिनल मतलब दवाई के रूप में, एरोमेटिक प्लांट जिसमें सुगंध होती है, जिसको आप लोग क्या बनाने काम आते हैं, जो आप इत्र बनाने के काम आते हैं, ये डीओ आप जो लगाते हैं, वो जो बनता है। तो इनहेंस्ड कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स इन द कंट्री ब्रॉट थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी इन एग्रोटेक्नोलॉजी। मतलब उनको कैसे अच्छे से डेवलप किया जाए, कैसे छोटे से एरिया में विदाउट उनके डैमेज हुए, उनको कैसे अच्छे क्वालिटी के डेवलप किया जाए, वो काम करता है कौन, आपका सीएसआईआर। उसके बाद सांबा मासूरी राइस वैरायटी, इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सीआईआर कोलैबोरेशन विद आईसीआर,
ठीक है। आईसीआर मतलब इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट के माध्यम से वो क्या है, बैक्टीरियल ब्रिलियंट रेजिस्टेंस सांबा मासूरी वैरायटी का राइस बनाता है जिसमें आपके कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है। तो इसमें इस टाइप के आपके केमिकल्स डाल जाते हैं जो आपको नुकसान भी नहीं करेंगे और उसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। उसके बाद राइस कल्टीवेटर जिसको मुक्तश्री फॉर आर्सेनिक कंटामिनेटेड बोलते हैं, जो आर्सेनिक से कंटामिनेट ना हो उसके लिए राइस कल्टीवेटर बनाया गया है। A rice variety has been developed which restrict assimilation of arsenic within the permissible limit। मतलब आपका देखिए जमीन जो होती है, पानी जो होता है उसमें आर्सेनिक रहता है, तो अगर चावल के अंदर वो चला जाए तो लॉन्ग टर्म अगर आप उस चावल को खाते हैं तो आपको बहुत नुकसान करता है। तो ये क्या करता है, आर्सेनिक को पानी के अंदर उस चावल के अंदर घुसने नहीं देता है, क्योंकि सिंचाई का पानी तो आप नॉर्मली कहीं से भी लेते हैं, उसमें आर्सेनिक हो सकता है। आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा होने से बहुत कैंसर होने का नुकसान होता है, इसलिए इसमें मुक्तश्री नाम से आते हैं, मुक्तश्री, ये सब इंपॉर्टेंट, उसको आप जिसको मैं बोल रहा हूँ ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद व्हाइट फ्लाई रेजिस्टेंस कॉटन वेराइटी डेवलप ए ट्रांसजेनिक कॉटन लाइन विच आर रेजिस्टेंट टू व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई एक टाइप का कीड़ा होता है जो कॉटन को या रुई को खराब कर देता है, तो व्हाइट फ्लाई रेजिस्टेंस कॉटन वेराइटी भी एग्रीकल्चर के फील्ड में सीएसआईआर डेवलप करता है। उसके बाद बात करें हेल्थ केयर के फील्ड में, मतलब स्वास्थ्य के फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे कोविड आया है तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जेडी वैक्सीन फॉर फार्म एनिमल वैक्सीन डेवलप एंड कमर्शलाइज्ड फॉर John's disease, JD मतलब John's disease affected sheep, goat, cow and buffalo so as to immunize them and increase milk and meat production। मतलब ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, जेडी वैक्सीन किन के लिए यूज होता है, जेडी वैक्सीन आपके एनिमल्स के लिए यूज होता है जिससे उनका मिल्क और मीट का प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद बात करें प्लाज्मा गेल्सोलिन डायग्नोस्टिक किट फॉर प्रीमैच्योर बर्थ एंड सेप्सिस रिलेटेड डेथ, इट इज डेवलप्ड टू डायग्नोज प्रीमैच्योर बर्थ एंड सेप्सिस। मतलब जो प्रीमैच्योर बर्थ हो जाती है, बच्चे जो पहले पैदा हो जाते हैं, टाइम से पहले, 9 मंथ से पहले पैदा हो जाते हैं, वो ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए ये आपका डायग्नोस्टिक किट और प्रीमैच्योर बर्थ एंड सेप्सिस रिलेटेड डेथ को रोकने के लिए बनाई गई है। उसके बाद गोमेड की बात करें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसमें, a program called GOMED, Genomics and Other Omics Technology for Enabling Medical Decision, has also developed by CSIR, which provide a platform of disease genomics to solve clinical problem। clinical problem मतलब जो भी आपकी प्रोग्राम प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आप उनकी जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम या इन्फेक्शन प्रॉब्लम जो स्टार्ट हो जाती है, उसको रोकने के लिए आपका गोमेड बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करें फूड एंड न्यूट्रिशन की। फूड एंड न्यूट्रिशन के फील्ड में क्या काम किया है सीएसआई ने, तो इसमें आपका चीर स्कैनर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कसीर नहीं पड़ेगा उसको, चीर स्कैनर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें लिख लीजिए। इट इज न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंटेड बाय सीएसआईआर, जिसमें किसके साथ मिलकर, सीईईआरआई के साथ, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तो लेवल ऑफ मिल्क एडल्ट्रेशन एंड अल्ट्रेंस इन 45 सेकेंड एट द कॉस्ट ऑफ 10 पैसे, देयर बाय पुटिंग अल्ट्रेटर इन द मिल्क ट्रेड इन नोटिस। मतलब आपका दूध को स्कैन करने के लिए बनाया गया है, कि आपका कितना लेवल मिल्क का है आपका, जो जब माँ जो बनती है उनके लिए, तो 10 पैसे के हिसाब, 10 मतलब कॉस्ट 10 पैसे के हिसाब, 10 पैसे में ही आप ये पता कर सकते हैं। 45 सेकंड का टेस्ट होता है लेवल ऑफ मिल्क को पता करने के लिए। तो चीर स्कैनर आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, salt fortified with iodine and iron having improved property relative tested for addressing anemia in people। मतलब अगर जो सिंपल सॉल्ट खाने से एनीमिया, जो मतलब खून की कमी हो रही थी लोगों में, उसको रोकने के लिए इन्होंने डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट बनाया है जिसमें आयोडीन और आयरन आपको दोनों मिलेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद बात करें एंटी ओबिसिटी डीएजी ऑयल, ऑयल इनरिच्ड विद डाई, माफ कीजिएगा, डाइसाइक्लिक डाइसिल ग्लाइसरॉल डीएजी इंस्टीड ऑफ कन्वेंशन ट्राइग्लिसरॉल। टीएजी जो होता है आपका नुकसान करता है, तो उसकी जगह पे डीएजी ऑयल जो आपका ओबेसिटी मतलब मोटापे को रोकेगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा आप लोग बस इसको एक बार पढ़ लीजिए, इसका कोई ध्यान दें, डबल फोर डिवाइस सॉल्ट का क्या यूज है, एनीमिया को रोकने में काम आता है। चीर स्कैनर जो होता है वो आपका 10 पैसे के केस में 45 सेकंड का एक टेस्ट होता है, इसमें आपका लेवल ऑफ मिल्क जो होता है वो आपको बता देता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वाटर, पानी के एक फील्ड में क्या करते हैं, तो एक्यूफायर मैपिंग ऑफ वाटर स्कैर्स एरिया, मतलब हेली बॉर्न ट्रांजिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड सरफेस मैग्नेटिक टेक्निक्स बेस्ड एक्यूफायर मैपिंग
carried out in 6 different geological locations, राजस्थान, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। जहां भी पानी की स्कैरसिटी होती है उस एरिया में कहाँ पे भी पानी उपलब्ध है उसको पता करने के लिए एक्वीफायर मैपिंग की जाती है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ गंगा वाटर एंड असेसमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी ऑफ गंगा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट बिंग डन। मतलब गंगा पानी, जैसे गंगा जहाँ कहाँ गंदी हो रही है उसमें क्या क्या मतलब गंदगियां मिल रही हैं, क्या क्या केमिकल्स मिल रहे हैं, उसको पता करने के लिए भी आपको किया जाता है। ये वाटर के फील्ड में सीएसआई ने किया। तो उसके बाद वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ मतलब आपका नॉन टॉक्सिक रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल फॉर एक्सरे प्रोटेक्शन के लिए। नॉन टॉक्सिक रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल यूटिलाइज इंडस्ट्री वेस्ट लाइक रेड मड फ्रॉम एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, फ्लाई एश मतलब थर्मल पावर प्लांट से जो निकलती है, डेवलप विच हैज बीन एक्रीडेटेड बाय एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड फॉर एप्लीकेशन इन डायग्नोस्टिक एक्सरे रूम पे। ठीक है, तो एक्सरे रूम पे जो आपका रेगुलेटरी बॉडी एईआरबी ने बोला है कि इसको रोकना है आपको, तो वो उनको रोकने की कोशिश करती है। जो आपका रेड मड निकलता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से और फ्लाई एश निकलती है थर्मल। ठीक है, तो इसके थ्रू आपका एक्सरे प्रोडक्शन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट की अगर थोड़ी सी बात कर लें हम, स्किल डेवलपमेंट फील्ड में मतलब आपका ये देखिए, ये तो इतने काम तो करता भी सच में, और लोगों को प्रमोट भी करता है। कैसे? CSR building a structure large scale skill development initiative using the state of the art infrastructure and human resource of CSI। क्या क्या चीज इंक्लूड होती है इसमें? लेदर प्रोसेस टेक्नोलॉजी इंक्लूड होती है, लेदर को कैसे प्रोसेस, लेदर फुटवेयर कैसे, गारमेंट कैसे बनाया जाए, पेंट्स कैसे बनाया जाता है कि जो उससे कोरोजन ना हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और मटेरियल का फिनिश कैसे किया जाता है, लेड एसिड बैटरी मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, ग्लास बेडेड ज्वेलरी कैसे बनाई जाती है, ब्लू पोट्री कैसे बनाई जाती है, इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, इंटरनेट ऑफ थिंग IoT मतलब आपका इंटरनेट ऑफ थिंग मतलब आप कुछ भी टच नहीं कर रहे हैं, लाइट जल जा रही है, आप सिर्फ मोबाइल से फैन चला दे रहे हैं, तो वो थिंग। उसका रेगुलेटरी प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। तो इतने फील्ड में काम कर रहा है स्किल डेवलपमेंट CSIR काम कर रहा है। उसके बाद एविएशन के फील्ड में अगर बात करें तो CSI नेशनल एयरोस्पेस यूनिवर्सिटी NAL, ठीक है, आपका बेंगलोर में है, इसके साथ मिलकर इसने सारस एक हवाई जहाज बनाया है जो इंडिया का पहला इंडिया का सिविलियन एयरक्राफ्ट जो इसमें पैसेंजर घूमते हैं, डिफेंस एयरक्राफ्ट जो लड़ाई के लिए यूज होता है, आपका एक्रोबेटिक एयरक्राफ्ट जो कर्तव्य दिखाने के लिए यूज होता है, ठीक है, सी एयरक्राफ्ट जो होता है आपका पानी में जो यूज होता है। ठीक है, तो उसी तरह डिफरेंट एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसमें आपका पहला जो NAL के साथ मिलकर बनाया था सारस नाम का एक एयरक्राफ्ट बनाया था इसने, इसने CSIR ने। मतलब हर फील्ड में, जिसको DRDO की जो फील्ड है उसको भी, HAL की जो फील्ड है उसमें भी घुस रहा है, हर जगह CSIR, इसीलिए सबसे लार्जेस्ट है ये। ठीक है, तो ये आपने कहा महिंद्रा एरोस्पेस के साथ मिलके और आपका NAL के साथ मिलकर बनाया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए कि सारस एयरक्राफ्ट, सारस हवाई जहाज जो बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया? NAL, CSIR और आपका महिंद्रा एरोस्पेस द्वारा। चलिए थोड़ा सा ट्रेडिशनल नॉलेज और डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो CSI ने क्या किया, फर्स्ट एवर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की है, जिसमें आपकी 5 इंटरनेशनल इंग्लिश में, जर्मन में, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश आप सीख सकते हैं। और इसके लिए पेटेंट भी कर दिया है आपका। जो हल्दी होती है ना, हल्दी का यूज टर्मरिक को वह वुंड हीलिंग के लिए किया जाता है, और नीम एज एन जो है आपका वो दूर करने के लिए, मतलब जो आपके कीड़े दूर करने उनके लिए इसलिए किया जाता है, इसलिए इसने पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है कि इंडिया में सबसे पहले खोजा गया था कि आपका हल्दी से जो होता है वो आपका चोट ठीक होती है, और नीम से आपकी क्या होती है, जो कीड़े मकोड़े भागते हैं। और उसका जीनोम सिक्वेंसिंग की बात हम थोड़ा सा करेंगे आगे जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। लेकिन CSI ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था 2009 में। थोड़ा इंपॉर्टेंट CSI लैब के बारे में बात करें, इसमें आपको एक ही याद करना है, CSI एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है CSIR की लैब क्या भोपाल में है? तो CSI एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में है, बिल्कुल। इसके अलावा इसको एक बार सब देख लीजिए, ये कोलकाता में भी है, लखनऊ, हैदराबाद, धनबाद, लखनऊ, बहुत सारे हैं, तो इससे आपसे पूछेगा नहीं। अगर आप MPPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका भोपाल के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद थोड़ा सा अवार्ड की बात कर लें। ये एक अवार्ड देता है जो आपका साइंस की फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर साइंस अवार्ड बोलते हैं, इस फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके ये जो है इसके डायरेक्टर जो थे आपके, ठीक है, जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने थे CSR के, उनके लिए उनके नाम पे इसको दिया जाता है। और ये जो है करीब 1954 के आसपास स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट पोजीशन गवर्नमेंट द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज के लिए दिया जाता है। ये कौन थे? ये डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है उसके फर्स्ट चेयरमैन ये थे। और ये जो उनको उनको
ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से इनको नाइट की डिग्री 1948 में मिली थी, और रॉयल सोसाइटी लंदन में 1943 में इनको सेलेक्ट किया गया, इलेक्ट किया गया था फेलोशिप के लिए। ठीक है, तो इसलिए इनको अवार्ड दिया जाता है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार होता है। और ये साइंस के फील्ड में सबसे बड़ा पुरस्कार है, जहां तक मुझे लग रहा है, याद है, बेंगलोर में इस पुरस्कार को दिया जाता है। जो आपका इंडिपेंडेंट साइंस, मतलब आपके आजादी के बाद जो भी साइंस में डेवलपमेंट और रिसर्च हुए हैं, उस फील्ड में ये दिया जाता है, इससे प्रमोट किया जा सके। ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण 1954 में, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा पद्म विभूषण भी दिया गया था डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड को। तो बस आप इतना ध्यान रखिए, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो थे वो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो मिलता है वो आपका साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और वीडियो अगर थोड़ा तेज स्पीड में है तो उसको आप स्लो करके देख सकते हैं यूट्यूब में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। कमेंट करें वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।